वेलकम बैक एस्पिरेंट्स। प्रीलिम्स 2026 के लिए क्लॉक टिक कर रही है और देखो कंपटीशन ना कहीं रुक नहीं रहा। आज हमारी प्रिपरेशन का फेज 3 डे 15 है और आज का सेशन बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम एक मिक्स्ड एमसीक्यू रिवीजन मास्टर क्लास में डाइव इन करने वाले हैं। हम पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री और सीसैट के एब्सोल्यूट हाईएस्ट यील्ड ट्रेंड्स को टारगेट करेंगे। तो जल्दी से अपने नोट्स निकालिए, अपना फोकस एकदम शार्प रखिए एंड लेट्स कॉन्कर दिस टुगेदर। तो आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम यहाँ चैलेंज, डीकोड, कॉन्कर फ्रेमवर्क यूज करने वाले हैं। नंबर 1, पॉलिटी के कोर कॉन्सेप्ट्स। नंबर 2, हिस्ट्री के रेवोल्यूशनरीज और उनके माइलस्टोन्स। और लास्ट में सीसैट ट्रेंड्स का एक एक्चुअल डेटा बैक्ड रियलिटी चेक। ऑलराइट, सीधे चलते हैं अपने पहले सेक्शन पर, पॉलिटी। देखिए, यहाँ यूपीएससी आपसे सिर्फ आर्टिकल्स रटवाना नहीं चाहता, उनको चाहिए आपकी सॉलिड कंसेप्चुअल क्लैरिटी। सो लेट्स टेक आउट द एक्सपैंडिंग यूनिवर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले इस चैलेंज को फेस करते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन क्या होती है? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो 2014, 2020 और 2021 3 बार रिपीट हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस में एक्सट्रीम वर्ड्स लाइक ऑल, ओनली या नेवर को एलिमिनेट करना एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी जरूर होती है, पर यहाँ ना कोर लॉजिक सबसे ज्यादा मैटर करता है। सोचिए जरा, क्या ये सिर्फ एक पॉपुलर गवर्नमेंट के बारे में है? सही जवाब है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट हमेशा एक लिमिटेड गवर्नमेंट होती है। बेसिकली यही कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की एक्चुअल डेफिनेशन है। समझने वाली बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन का मेन काम सिर्फ गवर्नमेंट बनाना नहीं है, बल्कि स्टेट अथॉरिटी पर कुछ इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शंस लगाना है। क्यों? ताकि आपकी और मेरी इंडिविजुअल लिबर्टी प्रोटेक्ट हो सके। तो ये गोल्डन रूल हमेशा याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल्स लिमिट्स। अब इस कॉन्सेप्ट का ना एक एक्सपैंडिंग यूनिवर्स देखिए। आर्टिकल 21 सच में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे डायनामिक प्रोविजन बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इसका स्कोप इतना कंटिन्यूसली एक्सपैंड किया है कि पूछो मत। इसमें अब आपका राइट टू प्राइवेसी भी आता है। केएस पुट्टास्वामी जजमेंट याद है ना आपको? इसके अलावा अपनी पसंद के इंसान से शादी करना, एक डिग्निटी के साथ जीना और यहां तक कि एक क्लीन एनवायरनमेंट का राइट भी इसमें शामिल है। रिवीजन करते टाइम सिर्फ टेक्स्ट नहीं, इन एक्सपेंशंस को डीपली पढ़ना बहुत जरूरी है। एग्जामिनर्स का एक और ऑल टाइम फेवरेट एरिया है 42nd अमेंडमेंट। प्रीएम्बल में सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी ऐड हुआ था, ये तो हम सब अच्छे से जानते हैं। लेकिन यूपीएससी का ट्रैप कहाँ सेट होता है? डीपीएसपीज में। आपको एग्जैक्ट एडिशंस टिप्स पर याद होने चाहिए। आर्टिकल 39 है फॉर फ्री लीगल एड, आर्टिकल 43 है फॉर वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट और आर्टिकल 48 है फॉर सेफगार्डिंग द एनवायरनमेंट। मिक्स स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में यही एग्जैक्ट फैक्चुअल डिटेल्स आपको रॉन्ग ऑप्शंस एलिमिनेट करने में सबसे ज्यादा हेल्प करती हैं। एक्सलेंट। अब जल्दी से पिवट करते हैं हमारे सेकंड सेक्शन की तरफ, मॉडर्न इंडिया के रेवोल्यूशनरीज और उनके माइलस्टोन्स। हमारा फोकस इन पर होगा क्योंकि फ्रैंकली डेट्स से ज्यादा ना यूपीएससी आपको उन लीडर्स के बीच के पॉलिटिकल अलाइनमेंट्स पर टेस्ट करता है। लेट्स ट्राई दिस ब्रिलियंट हिस्टोरिकल चैलेंज। 1920s के बंगाल में, स्पेसिफिकली 1925 में सीआर दास की डेथ के बाद मेजर रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स कैसे अलाइन हुए, ये एक हाईली एनालिटिकल एरिया है जहां अक्सर इन फैक्शंस और लीडर्स को मिक्स करके आपके लिए ट्रैप बनाया जाता है। एनी गेसेस? चलिए फैक्चुअली स्प्लिट को थोड़ा समझते हैं। सीआर दास के बाद बंगाल का रेवोल्यूशनरी मूवमेंट एग्जैक्टली 2 हिस्सों में बंट गया था। एक तरफ थी अनुशीलन समिति, जो कि इस फेज में सच बताऊं तो थोड़ी लेस एक्टिव थी और उन्होंने जेएम सेनगुप्ता को सपोर्ट किया था। वहीं दूसरी तरफ था जुगांतर ग्रुप, जो बहुत एक्टिव था और जिसमें अरबिंदो घोष जैसे बड़े लीडर्स थे। उन्होंने फर्मली सुभाष चंद्र बोस को सपोर्ट किया। इन अलाइनमेंट्स को दिमाग में एकदम क्लियर रखिए, वरना एग्जाम में एग्जैक्टली इन्हीं नेम्स को स्वैप करके आपको ट्रिक किया जाएगा। ओके, एक और क्लासिक हिस्ट्री पीवाईक्यू देखते हैं। 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट वैसे ही एक मैसिव टॉपिक है, पर स्पेसिफिकली बलिया में जो फेमस पैरेलल गवर्नमेंट बनी थी, उसे किसने लीड किया था? सही आंसर है द लेजेंडरी चित्तू पांडे। 1942 के उन इंटेंस दिनों में ना उन्होंने सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं किया, बल्कि एक्चुअली बलिया में एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अपने हाथ में ले ली थी। और सबसे फैसिनेटिंग बात क्या है पता है? उन्होंने लोकल पीपल्स कोर्ट्स इंट्रोड्यूस किए थे, जिन्हें न्यायादान मंडल्स कहा जाता था। देखो, पैरेलल गवर्नमेंट्स के ऐसे स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स मेमोराइज करना आपके लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। अब जल्दी से कुछ हाई यील्ड क्रोनोलॉजिकल माइलस्टोन्स का एक रैपिड फायर रिवीजन करते हैं। अगस्त 7, 1905 स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुआ, जिसे आज हम नेशनल हैंडलूम डे के रूप में मनाते हैं। जुलाई 22, 1947 हमारा नेशनल फ्लैग अडॉप्ट हुआ। जनवरी 24, 1950 नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट हुए।
और इस लास्ट वाले को तो एब्सोल्युटली स्टार मार्क कर लीजिए। 1944 इम्फाल कैंपेन के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी का फ्लैग मेनलैंड इंडिया में पहली बार मोइरांग में हॉइस्ट किया गया था। चलिए, टेक अ डीप ब्रेथ। अब हम शिफ्ट करते हैं अपने फाइनल और सबसे क्रूशियल स्ट्रैटेजिक सेक्शन पर, एक सीसैट ट्रेंड रियलिटी चेक। सीसैट का जो डर है ना, उसको निकालने के लिए हमें हार्ड डेटा को एनालाइज करना पड़ेगा ताकि 2026 के लिए आपकी स्ट्रैटेजी एकदम सॉलिड हो सके। अगर आप 2014 से 2024 तक सीसैट पेपर का लैंडस्केप देखें तो वो बिल्कुल बदल चुका है। इस डेटा ट्रेंड को क्लोजली ऑब्जर्व करिए। एक मेजर शिफ्ट क्लियरली दिख रहा है ना। मैथ्स का डोमिनेंस कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, जबकि पहले जो रीजनिंग सेक्शन सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता था उसका वेटेज ड्रामेटिकली कम हो चुका है। चलिए इस शिफ्ट को थोड़ा नंबर्स में डिकोड करते हैं। 2014 में मैथ्स के सिर्फ 15 क्वेश्चंस थे, पर 2020 आते आते ये पीक होकर सीधा 40 क्वेश्चंस तक पहुंच गया। वहीं दूसरी तरफ इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन हमेशा से आपका एक स्टेबल एंकर रहा है, कंसिस्टेंटली 25 से 32 क्वेश्चंस के बीच। असली डेंजर जोन है रीजनिंग। 2023 में यह ड्रॉप होकर एक हिस्टोरिक लो यानी सिर्फ 14 क्वेश्चंस पर आ गया। अब आप बात को समझिए, आप सिर्फ रीजनिंग के भरोसे उस कट ऑफ को क्लियर करने का रिस्क नहीं ले सकते। ये ट्रेंड ना एक बहुत क्लियर वार्निंग है। 2018 के बाद से मैथ्स का जो अपवर्ड ट्रैजेक्टरी है वो बहुत स्टीप रहा है, जबकि रीजनिंग ने उसका ठीक ऑपोजिट एक स्टीप डाइव लिया है। डेटा हमसे साफ साफ कह रहा है, अगर इस पेपर में सेफ रहना है तो आपको अपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का फियर ओवरकम करना ही पड़ेगा फॉर श्योर। तो अब सवाल ये है कि अगर मैथ्स पढ़ना ही है तो एग्जैक्टली स्टार्ट कहां से करें? हियर इज योर बिगेस्ट एक्शनेबल टेक अवे। 2014 से लेकर अब तक अकेला ये नंबर सिस्टम टॉपिक 87 क्वेश्चंस अकाउंट कर चुका है। आपको यकीन नहीं होगा, पर 2023 में सिर्फ इस एक अकेले टॉपिक से 17 क्वेश्चंस आए थे। परसेंटेज या डिविजिबिलिटी के कंपैरिजन में ये नंबर सिस्टम टॉपिक आपकी एब्सोल्यूट हाईएस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। पूरा फोकस पहले यहीं लगाना है। तो आज के इस एक्सप्लेनर को रैप अप करने से पहले मैं आपको वापस उसी कोर फिलॉसफी पर लाना चाहता हूं। कॉन्स्टिट्यूशन का प्राइमरी पर्पस गवर्नमेंट पावर को लिमिट करना है, ना कि सिर्फ उसे ऑर्गेनाइज करना। इस लाइन को याद रखिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपके अनशेकेबल फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स ही प्रीलिम्स में गलत ऑप्शंस को एलिमिनेट करने का सबसे बड़ा टूल बनेंगे। एस्पिरेंट्स, प्रीलिम्स 2026 सोचने से कहीं ज्यादा तेजी से पास आ रहा है। हमने क्लियर डेटा से देखा कि एग्जाम लगातार इवॉल्व हो रहा है, तो जाहिर है आपकी स्ट्रैटेजी को भी इवॉल्व होना ही पड़ेगा। कंसिस्टेंट रिवीजन इज लिटरली योर बिगेस्ट वेपन। पर मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है, क्या आप अभी भी सिर्फ मैकेनिकली सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं या यूपीएससी का माइंड रीड करना सीख चुके हैं? थिंक अबाउट इट। जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर इस रिवीजन एक्सप्लेनर ने आपकी स्ट्रैटेजी में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड की है तो प्लीज़ तुरंत लाइक बटन हिट करें, सब्सक्राइब करें ताकि आगे का एक भी मास्टर क्लास आपसे मिस ना हो। और हाँ, इसे अपने स्टडी ग्रुप्स और यूपीएससी वाले दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक स्टे फोकस्ड एंड कीप कॉन्करिंग।